नमस्कार। बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 14 अप्रैल के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आइए सबसे पहले हम नेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है नीति आयोग लॉन्चेज इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0 फोकस ऑन डेटा। तो यहाँ पर जो है नीति आयोग के द्वारा जो है इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे आईईडी के वर्जन 2 का जो है क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और ये जो वर्जन है ये जो है पहले की वर्जन से ज़्यादा क्या है, उन्नत है और उम्दा है। यहाँ पर जो है इट विल प्रोवाइड अ सिंगल विंडो एक्सेस टू द डेटा रिलेटेड टू यूटिलाइजेशन, प्राइसिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द कंट्री। तो यहाँ पर जो है नाम से ही समझ में आ रहा है इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड, यानी कि जो है देश में जो बिजली के वितरण होते हैं, उसके उत्पादन होते हैं, उसका कितना उपयोग होता है और कहाँ कहाँ पर उसका कितना मूल्य है, उसके बारे में और किस तरीके से इन मूल्यों का निर्धारण होता है, इन सभी का ब्यौरा जो है यहाँ पर आईईडी वर्जन 2 में आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी जानने की जरूरत है कि ये आईईडी का वर्जन 2 है, यानी कि इससे पहले जो है इसका वर्जन 1 जो है निकाला जा चुका है। और यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में यह बता दिया गया है कि द वर्जन 1 ऑफ आईईडी वाज लॉन्च बाय नीति आयोग इन 2017। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि फर्स्ट वर्जन को जो है कब निकाला गया था, 2017 में। और यहाँ पर जो है 2021 में आकर के जो क्या किया गया है, आईईडी यानी कि इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड का जो है सेकेंड वर्जन निकाला गया है। यहाँ पर जो है ये भी बताया गया है कि जो भी डेटा होंगे वो किसके द्वारा यहाँ पर शेयर किए जाएंगे। देखिए लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि द एनर्जी डेटा पब्लिश एंड प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं सीईए, कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनके द्वारा जो है सारे के सारे डेटाज यहाँ पे दिए जाएंगे, जिसे कि मिला करके जो है इस आईईडी के डैशबोर्ड में जो है क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि नीति आयोग के द्वारा जो है आईईडी, जिसे मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड के वर्जन 2 को क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। आइए अब दूसरे खबरों को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक खबर निकल कर आई है जिसका शीर्षक है डॉक्टर हर्षवर्धन विल लॉन्च अ न्यू मिशन कॉल्ड आहार क्रांति। तो यहाँ पर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा जो है एक नया मिशन जो है लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, आहार क्रांति। तो आपको जो है इस मिशन का नाम याद रखना है, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, आहार क्रांति। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका उद्देश्य को जान लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है इसका नाम क्या है, आहार क्रांति। तो यहाँ पर आपके इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है संतुलित आहार को लेकर के क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है द मिशन इज एम टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द नीड ऑफ न्यूट्रिशनली बैलेंस डाइट and to understand the importance of accessible to all local fruit and vegetable। तो जैसा मैंने कहा कि आपको नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है इसका उद्देश्य जो है संतुलित आहार की आवश्यकताओं को जो है पूरे देश के लोगों तक क्या है, फैलाना है। यहाँ पर जो है इसका उद्देश्य आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो है इसका उद्देश्य से आपको जो है ये मिशन याद करने में आपको आसानी होगी। यहाँ पर जो है ये जो मिशन है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, आहार क्रांति, इसे जो है विज्ञान भारती और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट फोरम, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जिस्ट GIST के द्वारा जो है मिलकर के लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर इसका मोटो क्या है, उत्तम आहार और उत्तम विचार। ठीक है, तो इसका मोटो को आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो आहार क्रांति जो है मिशन लॉन्च की गई है उसके जो मोटो क्या है। तो यहाँ पर मोटो क्या होगा, उत्तम आहार और उत्तम विचार, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, गुड डाइट एंड गुड कॉग्निशन। यहाँ पर जो ये मिशन है आहार क्रांति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन माना जा रहा है भारत सरकार का। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आहार क्रांति मूवमेंट इज डिजाइन टू एड्रेस द पिक्यूलियर प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय इंडिया एंड द वर्ल्ड कॉल्ड हंगर एंड डिजीज इन एबेंडेंस। तो यहाँ पर जो है भूख और बीमारी से लड़ने के लिए जो है एक तरीके से इस मूवमेंट को शुरू किया गया है, इस मिशन को शुरू किया गया है। तो यहाँ पर यह मिशन जो है भारत सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि द यूनाइटेड नेशन हैज आल्सो डिक्लेयर 2021 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है यूनाइटेड नेशन ने भी 2020-21 को जो है क्या किया है,
अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है किसका, फलों और सब्जियों का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। आइए देख लेते हैं अपने अगले न्यूज को। और यहाँ पर न्यूज क्या है कि ई संता द यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल लॉन्चेस प्लेटफॉर्म फॉर मैरीन प्रोडक्ट्स टू एम्पावर फार्मर। तो यहाँ पर जो है पीयूष गोयल जी के द्वारा जो है एक और प्लेटफॉर्म को क्या किया गया है, देश को समर्पित किया गया है, जिसका नाम मैंने क्या बोला, ई संता। तो यहाँ पर जो है यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल उनके द्वारा जो है ई संता प्लेटफॉर्म को जो है यहाँ पर देश को समर्पित किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो पोर्टल है, ये जो प्लेटफॉर्म है, वो मैरीन प्रोडक्ट्स यानी कि समुद्री उत्पादों को लेकर के क्या किया गया है, एक तरीके से उसे शुरुआत की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है एक तरीके से ये एक प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर बिक्री करने वाले और खरीदार करने वाले दोनों के दोनों क्या होंगे, एक जगह उनको एक तरीके से एक डिजिटल मार्केट मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए जो है उचित मूल्य का पता लगाने की क्षमता यहाँ पर होगी। और यहाँ पर आसानी से जो है क्या होंगे, जो खरीदार हैं और जो बेचने वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और एक तरीके से विक्रेताओं को भी और खरीदारों दोनों को भी जो है उचित मूल्य जो है यहाँ पर दिलाया जा सकता है। आइए अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर न्यूज़ क्या आई है कि उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान लॉन्चेज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांस बॉर्डर ट्रेड हब। तो यहाँ पर दो पड़ोसी देश उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के द्वारा जो है अपने बॉर्डर पर जो है क्या है, ट्रेड हब बनाए जाने का समाचार आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसे याद रखिएगा कि ये ट्रेड हब है वो किन दो देशों के बीच में जो है बनाया जा रहा है। और यहाँ पर जो है कहा गया है कि जो ट्रेड हब होगा उसका नाम क्या होगा, तो सेंट्रल एशिया। तो याद रखिएगा कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों देश अपनी सीमा पर मध्य एशिया नाम के व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण उन्होंने शुरू कर दिया है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो केंद्र होगा वो कम से कम 400 हेक्टेयर लैंड में फैला होगा और जिसकी कैपेसिटी क्या होगी, यहाँ पर जो है 35,000 लोग जो है हमेशा काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है 5,000 ट्रक जो है पर डे जो है क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का ऐसा ये है कि दोनों देश जो है एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए जो है सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया नाम से जो है क्या कर रहे हैं, एक ट्रांस बॉर्डर ट्रेड हब जो है बना रहे हैं। तो आपको जो है इन दोनों देशों के नाम को याद रखना है। आइए एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लेते हैं। और ये न्यूज़ जो है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है। और न्यूज़ क्या है कि जापान अप्रूव्स रिलीजिंग वेस्ट वाटर इनटू ओशियन। तो यहाँ पर जो है जापान की सरकार के द्वारा फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर में उसे ठंडा करने के लिए जो पानी का यूज किया गया था उसे जो है क्या किया जाएगा, ओशियन में छोड़ने के लिए जो है एक तरीके से अप्रूवल दिया गया है। आइए और बारीकी समझते हैं इस न्यूज़ को। यहाँ पर जो है क्या न्यूज़ आया है कि जापान हैज़ अप्रूव अ प्लान टू रिलीज मोर देन 1 मिलियन टन ऑफ contaminated water from the destroyed Fukushima nuclear plant into sea। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2011 के सुनामी में जो है और उसके कारण जो अर्थक्वेक आया था उसके कारण जो है फुकुशिमा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसे बहुत ही नुकसान पहुंचा था। और यहाँ पर जो उसका रिएक्टर बिल्डिंग है वो भी जो है क्षतिग्रस्त हो गया था। और यहाँ पर जो है जो पिघले हुए रिएक्टर हैं उन्हें ठंडा करने के लिए कम से कम 1 मिलियन टन से अधिक पानी का उपयोग किया गया था। और ये पानी जो है क्या हो गया था, कॉन्टामिनेटेड हो गया था। और इसी पानी को जो है जापान सरकार के द्वारा फिर से जो है सी में जो है छोड़ने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि द वाटर विल बी ट्रीटेड एंड डायलेटेड सो रेडिएशन लेवल आर बिलो दोज सेट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि जो है यहाँ पर जो है जो भी कंटामिनेटेड वाटर था उसे जो क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा, उसका उपचार किया जाएगा और यहाँ पर जो है उसे पीने के पानी के लायक जो है बनाया जाएगा और उसके बाद ही उसे जो है क्या किया जाएगा, ओशियन में छोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है वहाँ के देश के खास करके मछुआरों के द्वारा जो है इसका विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर ये पानी समुद्र में जाता है तो यहाँ पर जो है मछलियों को यहाँ पर उससे नुकसान होगा। इसके अलावा जो है साउथ कोरिया और चाइना के द्वारा भी जो है ऐसे काम को करने के लिए जो है क्या किया जा रहा है, इसका विरोध किया जा रहा है। उन्होंने भी इसका अपना विरोध दर्ज कराया है। तो यहाँ पर ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 1-2 दिनों में होने वाला काम नहीं, इसको करने में जो है लगभग बहुत सारे साल लगने वाले हैं। और यहाँ पर फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को जो है आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है कि जो फुकुशिमा जो है जगह या फिर फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है किस देश में स्थित है। आइए
अब कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर जो है एक न्यूज़ आया है जिसमें कहा गया है कि कस्टम्स एक्सरसाइज फ्यूल इनडायरेक्ट टैक्स सर्ज इन कोविड हिट ईयर। यानी कि यहाँ पर जो है कस्टम और एक्सरसाइज ड्यूटी यानी कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसके नाम पर लिए जाते हैं उसमें जो है बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण जो है भारत सरकार का जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। आइए देख लेते हैं न्यूज़ को। यहाँ पर क्या न्यूज़ आया है कि अ जंप इन एक्सरसाइज रेवेन्यू हेल्प लिफ्ट net indirect tax collection by 12.3% in financial year 2020-21 to 10.71 लाख करोड़। तो यहाँ पर जो है एक्सरसाइज रेवेन्यू में उछाल के कारण जो है वित्त वर्ष 2021 में जो है यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट टैक्स का जो संग्रह है उसमें जो है क्या हुआ है 12.3% की बढ़ोतरी हुई है, और जो कि कितना है 10.7 लाख करोड़। यानी कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो है ये बढ़ कर जो है कितना हो चुका है 10.7 लाख करोड़ हो चुका है। यहाँ पर जो है ये भी बताया गया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम जीएसटी कहते हैं collection for the full year fell by 8% from 5.99 lakh crore in financial year 20 to 5.48 लाख करोड़। यानी कि यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन में थोड़ी बहुत कमी आई है, और यहाँ पर कमी कितनी है तो 8% की कमी है। और यहाँ पर जो है फाइनेंशियल ईयर 20 में यानी कि 19-20 में जो है 5.99 लाख करोड़ जो है क्या हुआ था जीएसटी कलेक्शन हुआ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जो है वो कितना है 5.48 लाख करोड़। तो यहाँ पर इन डेटास को आपको याद रखना है। कोई भी बैंक के एग्जाम होंगे या फिर एसएससी या फिर सीएचएसएल का एग्जाम होगा तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है, क्योंकि ये बहुत ही नया करंट अफेयर्स है, तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा सकता है इन एग्जाम में कि यहाँ पर जो है जीएसटी कलेक्शन में जो है कितने परसेंट की गिरावट हुई है, या फिर जो है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में जो है कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। तो इन सभी चीज़ों को आप याद रखिएगा। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक न्यूज़ आया है कि फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर बलबीर सिंह जूनियर डाइज। तो यहाँ पर जो है हॉकी प्लेयर जिनका नाम बलबीर सिंह है, जो कि एक बहुत ही महान खिलाड़ी है हमारे देश के, उनका जो है 88 साल के एज में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो याद रखिएगा बलबीर सिंह जूनियर हु वॉज अ मेंबर ऑफ सिल्वर मेडल विनिंग 1958 एशियन गेम्स हॉकी टीम डाइड हियर एट एज ऑफ 88। तो नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही महान खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बलबीर सिंह जूनियर वॉज बोर्न ऑन मई 2 1932 एट संसारपुर इन जालंधर, जो कि जो है क्या कहा जाता है नर्सरी ऑफ द हॉकी प्लेयर इन इंडिया। तो यहाँ पर जो है इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, संसारपुर में हुआ था, जो कि जालंधर में है। और कब हुआ था 2 मई 1932 को। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल जाती है कि यहाँ पर जो है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जो स्थान था जिसे हम कहते हैं संसारपुर, उसे क्या कहा जाता है, भारत में हॉकी खिलाड़ियों की नर्सरी भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जगह से जन्मे हुए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने भारत में हॉकी को जो है आगे बढ़ाया है। बहुत सारे प्लेयर जो है भारतीय टीम में यहाँ से शामिल हुए हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है, और न्यूज़ क्या है कि भुवी इज द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर भुवी जो है आप सभी जानते हैं कि ये किन खिलाड़ी को कहते हैं। तो यहाँ पर नाम क्या है, भुवनेश्वर कुमार। ठीक है, तो भुवनेश्वर कुमार on Tuesday won ICC Player of the Month award for his superlative show in the recent limited over series against England in मार्च। तो यहाँ पर जो है भुवनेश्वर कुमार, नाम याद रखिएगा, शॉर्ट में मैंने क्या कहा भुवी, ठीक है ना। तो भुवी को जो है क्या मिला है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं। आज 14 अप्रैल है, और आज के दिन को जो है अंबेडकर जयंती के रूप में हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं बहुत ही प्रमुख व्यक्ति थे हमारे देश में। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था, और हमारे देश के संविधान को बनाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। और इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो है उन्हीं का जो है बर्थ एनिवर्सरी जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा अप्रैल 14 अंबेडकर जयंती। इनके बारे में कुछ जानकारियां मैं आपको देता हूं क्योंकि एग्जाम में जो है बार बार इन्हें पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप याद रखना कि 2021 में जो है इनका जो है 130वां जो है जन्म दिवस जो है मनाया जाएगा। यानी कि ये जो है क्या होगा 138th बर्थ एनिवर्सरी होगा किसका, डॉक्टर अंबेडकर का। यहाँ पर जो है
इस जयंती को जो है हम क्या करते हैं, भीम जयंती के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो है अंबेडकर जयंती को जो है एक तरीके से इक्वलिटी डे यानी कि समानता दिवस के रूप में भी इसे क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को जो है हम लोग भीम जयंती और समानता दिवस के रूप में भी क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। यहाँ पर जो है समानता दिवस क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन्होंने जो है समानता को लेकर के, जो जातिवाद की समस्या हमारे देश में थी उसको लेकर के ये बहुत ही प्रखर थे। और संविधान में भी उन्होंने बहुत सारा जो है ऐसे जो है आर्टिकल डाले हैं जो कि हमारे देश में समानता को बढ़ाया देते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि इनकी जयंती को हम भीम जयंती और समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। और यहाँ पर जो है इस जगह को जो अब क्या किया जाता है, डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा लेकिन आप कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि B.R. अंबेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश के किस जगह में हुआ था। यहाँ पर जो है इनके बारे में कुछ और जानकारियां मैंने आपको दे दी है, जैसे ही अर्न्ड मेनी डॉक्टरेट्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम बोथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये एक जाने माने व्यक्ति थे, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। और आपने देखा ही कि यहाँ पर जो है इनको इकोनॉमिक्स में जो है डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी, और किसके द्वारा मिली थी, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा। यहाँ पर जो है आप ये भी जानते हैं कि ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन फ्री इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर जो है इन्हें जो है ड्राफ्टिंग कमेटी का भी क्या बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था। तो कुछ ऐसी जानकारियां हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जिसे जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। 14 अप्रैल को वर्ल्ड चगास डिजीज डे के रूप में भी हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है 14 अप्रैल वर्ल्ड चगास डिजीज डे। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो है विश्व चगास रोग दिवस जो है वो 14 अप्रैल को जो है क्या करता है, इस रोग के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है इस डिजीज का नाम कभी सुना ही नहीं। तो याद रखिएगा, इस रोग के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो है 14 अप्रैल को जो है क्या किया जाता है, वर्ल्ड चगास डिजीज डे के रूप में हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और इस डे को जो है WHO के द्वारा जो है क्या किया गया था, नामित किया गया था, उसके द्वारा जो है इसे मनाया जाता है। यहाँ पर जो है मैं बता देता हूँ कि जो चगास रोग है जिसे अमेरिकी ट्रेपोनोसोमियासिस के रूप में भी जाना जाता है, वो एक तरीके से ट्रेपोनोसोमा क्रेजी के कारण होने वाला एक उष्णकटिबंधीय परजीवी रोग है। तो याद रखिएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग जो है इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। यहाँ पर जो है तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इट इज स्प्रेड मोस्टली बाय द इंसेक्ट नोन एज ट्राइटोमिनाई, जिसे हम किसिंग बग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही कम लोग इस रोग के बारे में जानते हैं, और इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो है आपको ये भी याद रखना है कि द फर्स्ट एवर वर्ल्ड चगास डिजीज डे सेलिब्रेटेड इन 14 अप्रैल 2020। तो WHO के द्वारा जो है 2019 में ये कहा गया था कि वो क्या करेंगे, 14 अप्रैल को क्या करेंगे, वर्ल्ड चगास डे के रूप में क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पर 2020 में जो है पहला जो है वर्ल्ड चगास डिजीज डे सेलिब्रेट किया गया था, और यहाँ पर 2020 में क्या है, इसका दूसरा संस्करण है। आइए आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बातें कर लेते हैं। और आज मैंने जो है आपके बैंक, उनके हेडक्वार्टर्स और उसके टैगलाइन के बारे में बताया है। और यहाँ पर मैंने जो है पब्लिक सेक्टर बैंक और जो भी हमारे पेमेंट बैंक हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स और टैगलाइन को आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे जो एग्जाम में जो है पेमेंट बैंकों का टैगलाइन और उसके हेडक्वार्टर को पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने सारा डेटा दे दिया है, जो भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फिर पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर मैंने ये भी दे दिया है कि जो पंजाब नेशनल बैंक है जिसमें कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, उसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली। और उसका जो टैगलाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो यहाँ पर जो है मैंने वो सारी जानकारियाँ आपको दे दी हैं जो आपको बैंकों के हेडक्वार्टर और टैगलाइन से जरूरी है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में जो है यही जो है सारे जो 12 जो है क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक हैं,
उनके हेडक्वार्टर्स को अब आपको क्या कर लेना है और टैगलाइन को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। जैसे यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है जिसमें कि क्या है, देना बैंक और विजया बैंक को मर्ज किया। यहाँ पर जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है जिसमें जो है आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक को मर्ज किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में, और इसका टैगलाइन क्या है, गुड पीपुल टू बैंक विद। तो यहाँ पर वो सारी जानकारियाँ जो कि टैगलाइन और हेडक्वार्टर से जुड़ी हुई हैं, वो सारी जानकारियाँ मैंने आपको यहाँ पर दे रखी हैं। यहाँ पर मैंने पेमेंट बैंक, उनके हेडक्वार्टर, उनके टैगलाइन को भी दिया है। जैसे जो है पहला जो है भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन था, एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि 1 अप्रैल 2016 से वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। और बार बार एग्जाम में पूछा गया कि जो पहला पेमेंट बैंक था भारत का वो कौन था और उसका टैगलाइन क्या है। तो टैगलाइन क्या है, बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स। और क्या है, यहाँ पर जो है मैंने जानकारी दे दी है कि ये इंडिया का क्या है, फर्स्ट पेमेंट बैंक है। उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम में जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसका भी टैगलाइन पूछा जाता है। और टैगलाइन क्या है उसका, आपका बैंक आपके द्वार। तो जितने भी पेमेंट बैंक हमारे देश में भी काम कर रहे हैं, उन सभी का हेडक्वार्टर और टैगलाइन मैंने आपको दे दिया है। आजकल जो है एग्जाम में जो है धड़ल्ले से जो है पेमेंट बैंकों के जो है टैगलाइन को पूछा जा रहा है। अगले संस्करण में मैं आपको जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनके हेडक्वार्टर और टैगलाइन को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आइए अब आज के करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन क्या है कि विच इज द इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक, और आपके ऑप्शन क्या है, पेटीएम पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और आईपीपीबी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि डॉक्टर BR अंबेडकर वाज बोर्न इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया। तो इंडिया के किस स्टेट में जो है BR अंबेडकर का जन्म हुआ था, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। और आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हु इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, और आपके ऑप्शन क्या है, सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर BR अंबेडकर, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द फर्स्ट एवर वर्ल्ड चगास डिजीज डे सेलिब्रेटेड इन विच ईयर। और आपके ऑप्शन है 2016, 2017, 2019 एंड 2020। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि विच प्लेयर हैज बीन अवॉर्डेड द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। और आपके ऑप्शन क्या है, ए है आपका रोहित शर्मा, बी है आपका भुवनेश्वर कुमार, सी है बोथ A एंड B और डी है नाइदर ऑफ देम यानी कि इनमें से कोई नहीं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। बलबीर सिंह वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो यहाँ पर जो है बलबीर सिंह जो है वो किस खेल से जुड़े हुए थे, आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और बैडमिंटन। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड लॉन्च्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2021 में जो है इसका वर्जन 2 लॉन्च किया गया था। और मैंने आपसे क्या पूछा है कि इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड लॉन्च। और आपके ऑप्शन है 2017, 2018, 2019 एंड 2020। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर बाय द यूनाइटेड नेशन एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो ये जानकारी भी मैंने आपको पढ़ाते समय दी है। और आपके ऑप्शन है 2019, 2020, 2021 एंड 2018। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कि विच प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च टू इंक्रीज मैरीन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं आहार क्रांति, दूसरा है ई संता, तीसरा है बोथ A एंड B और चौथा है आपका नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इन विच कंट्री इज द फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट लोकेटेड। तो यहाँ पर जो है फुकुशिमा जो है परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। और आपके ऑप्शन है चाइना, साउथ कोरिया, जापान और मलेशिया। तो यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप 10 में 10 क्या करेंगे, स्कोर करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये अंक अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और दूसरे लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।